यूज किया। अगर लोग आपको वो पेरेंट्स जिन्होंने आपको पैदा किया या वो लोग जिन्होंने आपको घर में रखा और बड़ा किया, तो वो उस चीज का रिटर्न चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर होता है, वो अपना एम्बिशन खो देता है। क्योंकि जो हमारा जो फैमिली सिस्टम बना हुआ है, जो हमारे अंदर जो लोकली पाकिस्तान के अंदर जो फैमिली सिस्टम है, उसके अंदर वो अपना गोल खो देता है। और वो गोल हमारा किसी का कोई भी गोल हो सकता है, जो कि अभी अपने बाप की डॉक्टर बनना चाह रहा है, या उसने सोचा हुआ है कि भाई वो कोई ऐसी चीज करना चाह रहा है, वो क्रिकेटर बनना चाह रहा है, भाई वो अपनी जिंदगी उसी पे लगाना चाह रहा है, मतलब वो फुल फ्लैश ट्रेन होना चाह रहा है। सिस्टम में, फैमिली सिस्टम में या एशियन जिसे आप कहें, चाहे वो आप जापान की बात कर लें, चाहे आप बांग्लादेश की बात कर लें, चाहे आप इंडिया की बात कर लें, तो एशियन फैमिली सिस्टम में पावर स्ट्रगल्स बहुत है, जिसमें एक हिरार्कियल सिस्टम है कि किसी ना किसी तरीके से ओबीडियंस फॉलो करनी है, कंफॉर्मिटी रखनी है। आज डिस्कशन का मुद्दा जो है वो कल्चरल साइकोलॉजी के रेलेवेंस से है कि कल्चरल साइकोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से रिलेटेड उन एस्पेक्ट्स पे बेस्ड है जो हमारे बिहेवियर्स को, इंडिविजुअल बिहेवियर्स को, हमारे सोसाइटल बिहेवियर को और एक तरीके से हमारी पूरी कम्युनिटी को जो है वो चेंज कर रहा होता है इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। और कहीं ना कहीं डीप सीटेड कल्चरल साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा रोल है फैमिली सिस्टम्स का, जो कि पर्सनैलिटी की हद तक नहीं सिर्फ, बल्कि बिहेवियर्स और सोशल इंटरेक्शंस में भी बहुत अपना रोल प्ले करती है। एग्जैक्टली डॉक्टर सदफ, बल्कि ये मैंने बात बहुत नोट की है रिसेंटली। बहुत सारी वीडियोस में मैं ये नोट करता हूँ, चाहे वो रिलीजियस वीडियोस हों, चाहे जो वो नॉर्मल पॉडकास्ट में देख रहा होता हूँ, उसके अंदर हमारे पास फैमिली सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा होता है। स्पेशली जो आपके पास हमारा जो फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम है या जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, और ज़्यादातर लोग इस बात के ऊपर बात कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं कि कौन सा सिस्टम बेहतर है। ऑल्दो अगर मैं बात करूं जॉइंट फैमिली सिस्टम की, तो जॉइंट बाय बुक अगर मैं बात करता हूं तो उसके 3 एडवांटेजेस हैं, जिसमें हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि भाई फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलती है। कि अगर फर्ज करें एक घर में 4 लोग कमाने वाले हैं, जिसमें से 3 लोग अगर कम कमा रहे हैं, तो एक बंदा अगर ज़्यादा भी कमा रहा है तो उससे घर बैलेंस हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई आपको सेफ्टी या सिक्योरिटी फील होती है अगर आप घर से काम करने बाहर गए हैं और आपके घर में पीछे बच्चे हैं या आपके पीछे बूढ़े पेरेंट्स हैं या जो भी XYZ, तो वो एक सेफ्टी सिक्योरिटी होती है कि घर में कोई ना कोई मौजूद है जो कि उनको देख लेगा। और जो मेन चीज़ है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, जो लोग कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको विजडम या हमेशा कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस मिलती रहेगी कि उनको ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है। बट अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं कि मतलब अगर मैं प्रोज और कॉन्स में आ जाता हूं इसके अंदर, तो इसमें कॉन्स ज़्यादा हैं जो हमारे पास जॉइंट फैमिली सिस्टम है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कॉन्स को मैं इसी से रिलेट करती हूँ, जैसे आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की। इन अ वे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, लेकिन जो हमारा सिस्टम है जॉइंट फैमिली सिस्टम, या आप न्यूक्लियर भी कह लें, तो उसमें रोल्स बहुत फेयर शेयर के साथ डिवाइडेड नहीं होते। तो कुछ लोग बहुत ओवरबर्डन्ड होते हैं इकोनॉमिकल जो है वो प्रोवाइड करने में, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में, फाइनेंशियल डिपेंडेंस होती है उनकी बहुत ज़्यादा लोगों की उनके ऊपर। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत हैं, क्योंकि होता यह है कि जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनके अंदर सेल्फ ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कभी आ नहीं सकता। लोग बहुत ओवर रिलायंस करना शुरू कर देते हैं। इसमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं उस बंदे से जो कि कमा के ला रहा है या फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। और अगर उसकी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो वो अपने रोल से कभी स्टेप आउट नहीं हो सकता। उसकी वजह यही है कि उसको ये लगता है कि वो सिस्टम में जो चीज़ लेके आ रहा है वो सबकी कहीं ना कहीं ज़रूरत है। दूसरी बात जो हमारे सिस्टम में, फैमिली सिस्टम में या एशियन जिसे आप कहें, चाहे वो आप जापान की बात कर लें, चाहे आप बांग्लादेश की बात कर लें, चाहे आप इंडिया की बात कर लें, तो एशियन फैमिली सिस्टम में पावर स्ट्रगल्स बहुत हैं, जिसमें एक हिरार्कियल सिस्टम है कि किसी ना किसी तरीके से ओबीडियंस फॉलो करनी है, कंफॉर्मिटी रखनी है, कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का गैप है उसमें कभी क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, उसमें कभी किसी तरीके से जो है वो आवाज नहीं उठाई जा सकती, उसमें किसी तरीके से जो है वो आप डिसओबीडियंस में काउंट होगा अगर आप अपने डिसीजन लेंगे। तो वो जो डिसीजन मेकिंग है, ओवरऑल कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जो लाइफ स्टाइल चॉइसेस की डिसीजन मेकिंग है, या करियर्स की डिसीजन मेकिंग है, या मैरिज की डिसीजन मेकिंग है, तो वो डिसीजन मेकिंग एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, जिसमें होता यह है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वो लैकिंग भी आ जाती है, जिसमें एक जनरेशन जो कि ऑब्वियसली हिरार्कियल सिस्टम में नीचे होती है, वो बड़ों के आगे अपने चॉइसेस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। उनका सेल्फ स्टीम भी इससे बहुत हर्ट होता है, उससे उनकी
डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट होती है, और कहीं न कहीं वो उनकी लाइफ चॉइसेस में रिफ्लेक्ट भी करता है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे दूँ कि अगर वो चाहते भी हैं कि वो कोई ऐसा करियर ऑप्ट करें जो उनका शौक है और जिसमें वो ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हैं, तो फैमिली के जो अपने सेट गोल्स होते हैं, उन गोल्स के हिसाब से फैमिली ये कहती है कि भाई डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद ये बन जाना, इंजीनियर बन जाओ पहले, उसके बाद ये बन जाना। तो ये भी एक बात है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबसे साइकोलॉजिकली हिट करती है, वो होती है पर्सनल स्पेस की लैकिंग। पर्सनल स्पेस न्यूक्लियर फैमिली में भी और ज्वाइंट फैमिली में भी, हमारे यहाँ एशियन कल्चर में पर्सनल स्पेस देने का बिल्कुल रुझान नहीं है। तो पर्सनल स्पेस में बच्चे की अपनी स्पेस हो सकती है, जिसमें बच्चा खामोश रहना चाहता है, शायद नहीं बोलना चाहता, बच्चा शायद ज़्यादा बोलना चाहता है, खेलना कूदना चाहता है, ओवर शेयरिंग करना चाहता है, इमोशनल होना चाहता है, वो नहीं हो पाता। बड़े भी ऐसे ही अफेक्शन शो करना चाहते हैं, जो कि नामुनासिब माना जाता है। और ऑब्वियसली अफेक्शन एक इमोशन है, तो ऑब्वियसली गुस्सा भी एक इमोशन है। वो सारी चीज़ें जो वो अंडर द कारपेट डाली जाती हैं कि बस एक बीइंग नाइस एंड बीइंग वेरी हम्बल एंड हार्मोनाइज्ड फैमिली का एक जो है वो शोकेस रहे। तो प्राइवेसी नहीं दी जाती। इसमें होता ये है कि एक तो पर्सनल स्पेसेस भी बड़ी इन्वेडेड फील होती हैं लोगों को, दूसरा उनको ये लगता है कि वो हर तरफ से जज हो रहे हैं और हर वक्त जज हो रहे हैं, कोई उन्हें हमेशा देख रहा है। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में रोल आउट हो रहे होते हैं और लोगों को और ज्यादा ओवरबर्डन कर रहे होते हैं, और एक दूसरे के से जो है वो एक तरीके से एजिटेट कर रहे होते हैं। बेसिकली अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो हमारे यहाँ एक क्लास सिस्टम भी बन गया है। एक क्लास सिस्टम इस तरीके से बन गया है जो पहले पुराने ज़माने में अगर मैं कल्चरली देखूं या हिस्टोरिकली देखूं, तो हमारे पास पहले एक आदमी कमा के लेकर आता था और वही घर के डिसीजंस ले रहा होता था, जबकि जो खवातीन होती थी वो घर के काम काज कर रही होती थी। पर अब एक डिफ्रेंसिएशन आ गई है कि अब चाहे मैं शहर की बात करूं चाहे मैं देहात की बात करूं, दोनों के अंदर अब ये दोनों मिलके इक्वली कमा रहे हैं। बल्कि बहुत सारी जगहों पे तो अब ये देखने में भी आया कि खवातीन ज़्यादा कमा रही हैं एज कम्पेरेटिवली आदमियों के। पर होता क्या है, हमारे यहाँ अभी भी जो डिसीजन मेकिंग है वो आदमी के पास ही है। तो जब वो औरत पैसे भी कमा रही है और वो उसके बावजूद अपनी मर्जी से उसको खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि उसको कहीं पे भी कोई भी डिसीजन लेना है, चाहे उसको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, या उसको कोई भी चीज़ खरीदनी है, उसमें उसको एक दूसरे जेंडर से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई वो डिसीजन लेगा तो वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो वहाँ से मेन चीज़ आ जाती है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। वो एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। बिल्कुल, इसकी एक वजह जो वो ये भी है कि हमारे कल्चर में, एशियन कल्चर में और स्पेसिफिकली पाकिस्तानी कल्चर में, जहाँ हमारा कल्चर और रिलीजन बहुत मिक्स है, वहाँ पे एक पेट्रियार्कल डोमिनेंस है फैमिली में। तो जो हिरार्की है आपकी, उसमें पेट्रियार्कल डोमिनेंस होने की वजह से होता ये है कि रिसोर्सेज फॉर सन्स एंड लिमिटेशंस फॉर डॉटर्स, कुछ इस तरह का रुझान है कि अगर आपकी पूरी फैमिली मिलके भी एक अमाउंट पूल कर रही है या कुछ रिसोर्सेज हैं आपके पास, तो कंप्यूटर अगर एक आ सकता है तो वो बेटे को लेके दिया जाएगा, और बेटी को, और बेटी के लिए हमेशा यही सोचा जाता है कि फाइनली इसके लिए जहेज जमा करना है। अगर बहुत पैसा हुआ तो हाँ, बेटे के बाद बेटी की पढ़ाई पे खर्च किया जाएगा, या सिर्फ फाइनेंशियल की बात नहीं है, इसमें बहुत छोटे छोटे डिसीजंस की बात है। वेरी स्मॉल थिंग्स जो हैं वो जो है जेंडर रोल्स उसमें डिवाइडेड है। तो होता यह है कि जितने भी जेंडर रोल्स हैं उसमें अगर आप बात करें इन लॉज की तरफ से या बेटियों की तरफ से या माओं की तरफ से, तो रिलेटेड टू हाउस होल्ड कोर्स उन्हीं को करने हैं वो चीज़ें। हमारे एक बहुत डिफाइंड रोल हैं जो ओवरबर्डन कर रहे हैं। तो जब ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो टॉक्सिसिटी बहुत क्रिएट होती है, बिकॉज जो बंदा चाहे वो खातून हो जो कि ओवरबर्डन है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी वो कंट्रीब्यूट कर रही है, ऑन द टेबल लेके आ रही है, और बाकी हाउस होल्ड वर्क में भी वो कंट्रीब्यूट कर रही है, और वो तो केयर टेकर की जो एग्जॉशन है, जो एक केयरिंग जो लोग होते हैं, जो केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, केयर प्रोवाइडर्स जो हैं, उनकी एग्जॉशन भी एक लिटरल टर्म है साइकोलॉजी में। तो वो जो एग्जॉशन आती है वो बहुत ही एक्सट्रीम होती है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो हमारे घरों में जो बेटियां हैं या खवातीन हैं, जब वो घरों से बाहर निकलती हैं या घरों के अंदर भी हैं, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस में से एक चैलेंज का सामना ये भी है कि पूरे घर की इज्जत जो है वो उनके कंधों पे है।
तो अगर वो बाहर निकलेंगी या वो घर के अंदर रहेंगी, वो जिस तरह से ड्रेसअप करेंगी, वो जो अल्फाज यूज करेंगी, वो जो बात करेंगी, वो जिस तरह का खाना पकाएंगी या नहीं पकाती हैं, तो इससे पूरी फैमिली, पूरी कम्युनिटी, पूरा जो उनकी बिरादरी होती है, उनकी जो है वो इज्जत जुड़ी हुई है। तो ये बर्डन जो है वो एक और जेंडर रोल है जो कि हमारे टॉक्सिक फैमिली का पार्ट है। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से अब ना थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ना वर्क करने की हमें ज़रूरत है कि औरत एक इज्जत नहीं है, औरत एक इंसान है। क्योंकि हमारी सोसाइटी ने औरत को सिर्फ एक इज्जत के तौर पे हमने बना दिया उसको, और इज्जत के नाम पे हम बताते तो इस तरीके से हैं कि ये औरत का ये रुतबा है, ये इज्जत दे रहे हैं, जबकि जो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर हम देखा जाए तो हम उसको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उसके हकूक छीनते हुए नजर आते हैं। मतलब हम कोई इस तरह के काम नहीं कर रहे होते, यहाँ तक कि हमने उसको इज्जत के तौर पे ऐसे लिया हुआ है कि अगर हम गालियों के अंदर भी बात कर रहे होते हैं तो जो माँ की गाली दे रहे हैं या बहन की गाली दे रहे हैं, हमें वही चीज़ ज़्यादातर इफेक्ट कर रही होती है, क्योंकि हमने उसको इज्जत के पराये में लिया हुआ है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं ये फैमिली सिस्टम के ऊपर और बात करूं तो एक मेजर चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें हमेशा जिस इंसान का जो एम्बिशन होता है, हर इंसान का एक एम्बिशन होता है, वो अपना एम्बिशन खो देता है। क्योंकि ये हमारा जो फैमिली सिस्टम बना हुआ है, जो हमारे अंदर जो लोकली पाकिस्तान के अंदर जो फैमिली सिस्टम है, उसके अंदर हम अपना गोल खो देते हैं। और वो गोल हमारा किसी का कोई भी गोल हो सकता है, जो कि अभी आपने बात की, डॉक्टर बनना चाह रहा है, या उसने सोचा हुआ है कि भाई वो कोई ऐसी चीज करना चाह रहा है, वो क्रिकेटर बनना चाह रहा है, भाई वो अपनी जिंदगी उसी पे लगाना चाह रहा है, मतलब वो फुल फ्लैश ट्रेन होना चाहता है, उसने उस पे लग जाए। पर हमारे यहाँ इस तरीके से चलता है कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग फैमिली के गोल के ऊपर आ जाते हैं, और वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि फैमिली सिस्टम इस तरीके से चल रहा होता है या बातें इस तरीके से चल रही होती है कि हम फैमिली के गोल के ऊपर आ जाते हैं। और फैमिली का गोल क्या होता है, वो बहुत लिमिटेड होता है। फैमिली का गोल ऐसा होता है कि कुछ फाइनेंसेस लेकर आए जिससे फैमिली स्टेबल चलती रहे, और साथ में फैमिली का गोल जो होता है वो इवेंचुअली शादी होता है। क्योंकि आप किसी से भी बात करेंगे, जब आप कोई भी सर्वे करने निकले, आप इसे पूछेंगे यार क्या कर रहे हो, तालीम हासिल कर रहा हूँ। तालीम क्यों हासिल कर रहे हो, अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, जॉब मिलेगी, और अच्छी जगह शादी हो जाएगी। अच्छा, आप किससे भी बात करें, कोई भी बात करें, तो उसका इवेंचुअली एंड, उसका आखिरी गोल जो होगा ना, कि इस काम करने के बाद होगा क्या, इसके बाद क्या करोगे, भाई इसके बाद शादी कर लेंगे। या अगर आप पेरेंट्स से भी नॉर्मली बात करें कि यार हमारा आखिरी काम जो है ना, बच्चे की शादी करनी है, और अब हम आजाद हो गए, अब लगता है उनको जिंदगी में कोई काम ही नहीं है। आपने 20-22 साल की लड़की की शादी की या 24 साल की लड़की की शादी की, अब हमारे जिंदगी में कोई काम नहीं है, अब हम बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। तो उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि जिंदगी के गोल्स क्या है। हमने गोल्स को बड़ा वो कर दिया है, वेग कर दिया है। बिल्कुल सही बात है, और इसमें मैं 2 बातों का ज़िक्र करना चाहूँगी। एक, कुछ अरसे पहले जो है पाकिस्तान में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, बोल। और शोएब मंसूर की ये फ़िल्म जो है, मुझे लगता है बहुत कबल अज़ वक़्त रिलीज़ हो गई थी और लोगों ने उसको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। लेकिन अगर इस टॉक्सिक फैमिली स्ट्रक्चर की बात की जाए, पैट्रियार्कल डोमिनेंस की बात की जाए, तो उस फ़िल्म में बहुत रेलेवेंसी दिखाई गई थी कि किस तरीके से घर की बेटियाँ या ख़वातीन जो हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे सफ़र करती हैं। और इस फैमिली की इज्जत के हवाले से जो बात इम्पॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि आप अपनी वॉइस रेज नहीं कर सकते। वॉइस रेज नहीं कर सकते का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं हैरेसमेंट की बात करूं, वर्बल अब्यूज की बात करूं, सेक्सुअल अब्यूज की बात करूं, इवन रेप के केसेस की बात करूं, तो वो कम्युनिटी, सोसाइटी या खानदान के अंदर ज्यादा केसेस हैं। और ये केसेस होने के बावजूद फैमिलीज में इनको फॉर द ऑनर ऑफ द फैमिली इनको सप्रेस किया जाता है कि आप आवाज नहीं उठा सकते। इसके अलावा अगर आप फैमिली प्लानिंग की बात करें, अगर आप बात करें कि खवातीन, बोल में बहुत अच्छे से मेटर्नल हेल्थ के हवाले से बताया गया था कि अगर खवातीन का सही से इलाज ना कराया जाए या प्रेगनेंसी जो है वो सही से डील ना की जाए तो फिस्ट्यूला हो जाता है, या इस तरह के जो इश्यूज थे, बहुत सारे मुद्दों पे वहाँ बात की गई थी कि लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, अगर लड़कियां अपने हिसाब से जो है वो ग्रूमिंग करना चाहती हैं, अपनी जो है वो लाइफ गुजारना चाहती हैं, डिसीजन मेकिंग उनके पास नहीं है, तो ये सब चीज़ें एक पैट्रियार्कियल डोमिनेंट फैमिली हाउस होल्ड में, फैमिली में या हाउस होल्ड में जो है वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, या उसमें बहुत फेयर शेयर नहीं होता औरत का।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है एक। लेकिन दूसरी बात इसमें ये भी है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि कलेक्टिव गोल बन जाता है, तो कलेक्टिव गोल में कहीं ना कहीं ऑन द टेबल सब लोग कुछ ना कुछ लाएंगे, और वो चीज जो है वो यूटिलाइजेशन उसकी होगी। उसमें औरत जो चीज लेकर आ रही है टेबल पे, ऑन द टेबल, वो चीज का इम्पोर्टेंस जो है वो क्लास सिस्टम के हवाले से नीचे ही है एज कंपेयर टू मर्द जो चीजें लेकर आ रहा है। और अगर वो नहीं भी ला रहा तब भी वो फैमिली का सरबराह जरूर है। तो ये जो टॉक्सिसिटी है, फिर उसके अलावा जो हमारी फैमिली सिस्टम में एक टॉक्सिसिटी है कि अगर एज में आप बड़े हैं, आपने तो बोला विजडम शेयर होता है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर एज में आप बड़े हैं तो आपकी हर बात मानी जाएगी, आपका हर डिसीजन जो है वो माना जाएगा, आपकी हर बात सही ही होगी। तो वो जो इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और इसमें देखें, जो हम बात करते हैं ना, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं आता, हमारे यहाँ लोगों को गुस्सा बहुत आता है, हमारे यहाँ लोग एग्रेसिव बहुत हैं, हमारे यहाँ लोग जो हैं वो मसले सुलझा नहीं सकते। उसकी वजह ये कि घरों से, ऐसी फैमिली से हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि बड़ों के आगे आप अपने क्वेश्चंस रेज नहीं कर सकते। आपको जिन बातों पे एतराज है, जिन वैल्यूज पे एतराज है, जिन प्रैक्टिसेस पे एतराज है, आप उनके सामने वो चीज डिस्कस नहीं कर सकते। जब आप डिस्कस नहीं करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी बच्चे नहीं सीखेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो कि कहीं ना कहीं इन चीजों को आगे बढ़ा के टुवर्ड्स कम्युनिटी एंड सोसाइटी लेके जाती है। लोग वही चीज अपने वर्क प्लेसेस पे प्रैक्टिस करने लगते हैं, लोग वही चीज जो है वो सोसाइटियल लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसी वजह से ये सारी जो है वो जिसे कहते हैं ना, छोटी से लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स तक क्रिएट होती हैं। बहुत अच्छी बात की आपने जो बोल फिल्म का जिक्र किया। बोल फिल्म के अंदर एक बहुत मेजर चीज डिस्कस हुई थी, वो थी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और उसके ऊपर बार बार जोर दिया गया था। उसमें एक डायलॉग भी था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। हाँ, तो बेसिकली बात यह है, हमारे पास हमारी जो एक सोसाइटी, अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं, तो हमारी जो, स्पेशली अगर मैं देखता हूँ लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के अंदर, हमारे यहाँ जब बच्चा काम करने निकलता है, क्या वो बोलता है कि यार मुझे और जॉब्स करनी है, कि मतलब अपनी ड्यूरिंग एजुकेशन, जब वो यूनिवर्सिटी लाइफ में या कॉलेज लाइफ में जब वो और जॉब्स करने का सोचता है, तो हम लोग और जॉब्स को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। ये एक कल्चर है कि यार और जॉब्स कैसे करेगा ये बच्चा, हमारा मैकडोनल्ड्स में या कहीं पे जाके वेटर कैसे लग सकता है। वो सिर्फ इस बात को कंसिडर करेंगे कि यार कोई चीज कर ले, छोटा मोटा बिजनेस कर ले, और या कोई इस तरह की सिचुएशन हो कि ट्यूशन पढ़ा ले, तब तक भी सही है कि भाई हमारी इज्जत बनी रहेगी। मतलब वो हर चीज में एक ऐसी चीज को इज्जत बनाया हुआ है जो आप कंसिडर ही नहीं कर सकते कि यार इसका इज्जत से क्या ताल्लुक है, जबकि बाकी दुनिया में इस तरीके से नहीं होता। इसी तरीके से अगर कोई बिजनेस इनिशिएट करना चाहता है, तो हमारे पास हर बिजनेस को इनिशिएट करते ही आपके खाला, मामा, फूफा या कोई भी आपकी फैमिली मेंबर में से कोई एक बंदा ऐसा दर जरूर होगा जो कि बात लेके आ जाएगा कि यार ये सही आइडिया नहीं है। और जिसने कभी खुद बिजनेस भी नहीं किया होगा, या वो किसी एक बिजनेस में हो सकता है अच्छा हो, पर वो आपको आप उस चीज पे गाइड करना शुरू कर देगा और हमेशा उसका नेगेटिव साइड को प्रमोट करेगा कि यार ये नहीं नहीं करें आप, आपकी डायरेक्शन गलत है। बेसिकली जो सीखने का इसमें मकसद है ना, कि जो हमें चेंज लेकर आना है अपने अंदर, जब तक बच्चा गिरेगा नहीं ना, वो सीखेगा नहीं। बच्चा कुछ भी कर रहा है ना, आपको लेट इट बी, आप उसको करने दें, ठीक है ना। जब तक वो गिरेगा नहीं, वो सीखेगा नहीं, और वहीं से चेंज आएगा। आप हर चीज, ये जो हमने एक चीज सीखी हुई है कि भाई हम बताएंगे और वो सीख जाएगा कि हम सही बता रहे हैं, ये सही है ये गलत है, वो कभी भी उससे नहीं सीखेगा। सीखेगा वो अपने एक्सपीरियंस से ही। जब वो गिरेगा और वो उसी से बता सकेगा कि यार ये करने से ऐसा होता है, वो गिरेगा, उसको चोट लगेगी और वो उससे सीख जाएगा। देखिए, इसका बहुत गहरा ताल्लुक न्यूरो साइंस से भी है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और फिर करेक्टर डेवलपमेंट ये बात कहती है कि छोटी एज से लड़कपन तक और लड़कपन से बड़ी एज तक, जब तक आप उसको ये एम्पावर नहीं करेंगे कि वो अपने डिसीजन छोटे छोटे खुद ले, चाहे उसमें वो मेहनत करे, चाहे वो उसमें ये सोचता है कि मुझे ये कलर पहनना है, या वो सोचता है कि मुझे ये करियर चूज करना है, या एक छोटा सा बच्चा है जिसको आप ग्रोसरी स्टोर ले गए और वो अपनी मर्जी से कोई दो चीजें ले सकता है, जिसमें वो ये सोचे कि हाँ घर में इसकी जरूरत है या मुझे इसकी जरूरत है। डिसीजन मेकिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। और अगर आप देखें तो जितनी भी ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइजेस जो कि स्कूल टीचर्स को सिखाई जाती हैं, उसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को उसकी डिसीजन मेकिंग पे जो है वो बहुत काम होना चाहिए।
तो फैमिलीज़ में ये काम क्योंकि नहीं हो रहा, हर डिसीजन आपको लेकर दिया जाता है, तो ब्रेन डेवलपमेंट ऑब्वियसली जो है वो क्या होती है, इफ़ेक्ट होती है। और उसमें जैसे-जैसे ये इफ़ेक्ट होती है तो अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपनी डिसीजन मेकिंग पे ट्रस्ट नहीं रहता और कोशिश करते हैं सब कि दे लुक बैक टू द पेरेंट्स, दे लुक बैक टू द सिबलिंग्स, दे लुक बैक टू द इमीडिएट फैमिली कि हम उनसे क्या लें, डिसीजन लें। और वर्क प्लेसेस पे जब ये आते हैं तो लीडरशिप रोल्स में कहीं फिट नहीं होते क्योंकि सबसे कन्फॉर्मिटी चाहिए होती है, सबसे जो है वो एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। तो यहाँ पे फिर हम चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम नहीं करते। तो ओवरऑल जो है ये पूरा ही टॉक्सिसिटी जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक जो है वो जा रही है। बेसिकली इस टॉक्सिसिटी से हो क्या रहा है, हम जिस चीज़ को अभी पूरी सोसाइटी को हमें एक काम करने की ज़रूरत है, हमें अपने ये फैमिली सिस्टम के अंदर हम किसी इंसान को ओन नहीं कर सकते, मतलब ओनरशिप नहीं आ सकती, वो हमारा स्लेव नहीं है। क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो स्लेवरी की तरफ ले गए हैं उसको, और स्लेवरी एक मैक्सिमम लेवल तक है। मतलब मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ, एक हाथी की। अफ्रीका में जब कोई हाथी पैदा होता है, हाथी का बच्चा, तो वो जब जंगल में इधर से उधर भागने लग जाता है, जबकि जो वहां पे उनके लोग हैं वो चाहते हैं कि वो सीधी लाइन के अंदर चले। तो वो क्या करते हैं, उनको जंजीर में बांध देते हैं। जब वो उसको जंजीर में बांध देते हैं तो वो इधर से उधर भागने की कोशिश भी करता है, तो वो नहीं भाग पाता और वो सीधी लाइन में चलने लग जाता है। इवेंचुअली होता है क्या, जब वो हाथी बड़ा हो जाता है ना, तब वो जंजीर कोई काम उसको रोक नहीं सकती। अगर वो इधर से उधर भागना चाहे, वो जंजीर 1 मिनट में तोड़ सकता है, सिर्फ हल्के से प्रेशर से ऊपर से। तो वो उसके उनको भी पता होता है कि वो जंजीर ऐसी उनके चलते हुए में टूट जाएगी, बल्कि अक्सर जबकि दो हाथियों के बीच में गैप आ जाता है तो वो जंजीर टूट जाती है, पर वो हाथी अपनी जगह पे रुक जाते हैं और फिर दोबारा से लाइन में चलने लग जाते हैं। तो यूजुअली जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन जंगल में उनको सिर्फ रस्सियों से बांध देते हैं और वो हाथी लाइन में चलते रहते हैं। तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है? ऐसा होने की वजह ये होती है कि बेसिकली वो जंजीर उनके दिमाग में बंधी हुई होती है अब वो, और अब वो जंजीर वो तोड़ नहीं पा रहे होते हैं। तो अभी जो हमारा जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम है जिस तरह का हमारा बना हुआ है, उसमें हम लोग सिर्फ लोगों के दिमागों में जंजीरें बांध रहे हैं, और वो जंजीरें बंध गई हैं और अब वो जंजीरें तोड़ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो जितने भी बड़े हो गए हैं वो जंजीरें नहीं तोड़ पा रहे इसकी एक वजह है, देखें जो ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे वेल बीइंग इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन अच्छी है, और जो ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे बच्चे को और एक इंसान को उसकी स्टेट ओन करती है, तो स्टेट ने उसको वो सारी सहूलतें प्रोवाइड की हुई हैं जो एक इंसान को होनी चाहिए। और अगर किसी बच्चे को 18 साल की उम्र में गवर्नमेंट घर दे रही है, या किसी बच्चे को 18 साल की उम्र में गवर्नमेंट जो है वो ये एबिलिटी दे रही है कि उसके अपने राइट्स हो सकते हैं, और वहाँ पे उसको स्टेट जो है वो जॉब्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है, तो इसमें होता क्या है कि वहाँ पे बच्चा जो है वो डिपेंडेंट नहीं होता पेरेंट्स पे, और पेरेंट्स पे जब डिपेंडेंट नहीं होता तो होता ये है कि एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप होता है, क्योंकि कोई एहसान नहीं जता सकता आप पे। हमारे स्टेट्स में जो आपने स्लेवरी का वर्ड यूज़ किया या ह्यूमन ओन करने का वर्ड यूज़ किया, अगर लोग आपको वो पेरेंट्स जो कि जिन्होंने आपको पैदा किया, या वो लोग जिन्होंने आपको घर में रखा और बड़ा किया, तो वो उस चीज़ का रिटर्न चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, और क्योंकि स्टेट ने कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, तो सारी की सारी स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है? फैमिलीज कर रही हैं। तो जब फैमिलीज स्पॉन्सर कर रही हैं तो ये टॉक्सिसिटी का ये लेवल हो जाता है कि उनको लगता है कि जो हमने आप पे खर्चा, चाहे वो हमारा टाइम है, चाहे वो हमारा पैसा है, चाहे वो हमारी केयर है, तो वो हमें अब रिटर्न में क्या होनी चाहिए? मिलनी चाहिए। थैंक यू। आप किसी इंसान को ओन नहीं कर सकते, आपको उस इंसान को कंट्रोल नहीं करना, उसका अपना एक लर्निंग कर्व है, उसका अपनी एक ज़िंदगी है जहाँ पे उसको अपनी मर्जी से जीने का इख्तियार हासिल है। उन चीज़ों के साथ अगर हम रहेंगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम जो है वो बना सकते हैं। प्राइवेसी जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंडिविजुअल प्राइवेसी ज़रूर होनी चाहिए। और जो हमारे यहाँ एक टॉक्सिसिटी है टू डिलीवर द होल फैमिली, हर बंदा उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकता, हर एक की अपनी कैपेसिटीज होती हैं। तो मुझे लगता है कि फैमिली में जो इंटर जेनरेशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको भी रिजॉल्व इस तरीके से किया जा सकता है कि अगर हर कोई ऑन द टेबल डिस्कशन करे, और जो जेनरेशन, जो बच्चा, जो बड़ा जैसा फील करता है उसको हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से सॉल्व करें। थैंक यू।